नमस्कार स्टूडेंट्स, आ जाइए। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। डेली जो हिस्ट्री क्लास चलती है बहुत ही शानदार क्लास है, तो जल्द से जल्द व्यक्ति आ जाइए, जल्द से जल्द मेरे प्यारे बच्चों सभी आ जाइए। जिसने चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चे इस पर जुड़ सकें और सब लोग क्लास का आनंद लें। ठीक, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं बेटा, तो आप जल्दी से सबको शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास में उपस्थित हो। ठीक है भाई, सब लोग जल्दी से आ जाए। उम्मीद है सभी लोग जल्दी से आ चुके होंगे, कंप्लीट हो चुके होंगे खाना खा पी के, और जल्दी से मोबाइल को ऑन करें और डिलीट 1 2 3 शॉर्ट वीडियो। राम 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 राम, जय श्री राम, प्रिया तोमर, जय श्री राम। भाई क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, बहुत ही शानदार है। जैन धर्म में केवल का मतलब क्या होता है? तो जैन धर्म में केवल का मतलब होता है ध्यान करना, ज्ञान प्राप्ति से। जैन धर्म में दीपक प्रयाग, नमस्कार, जय श्री राम। जैन धर्म में केवल का मतलब क्या होता है? तो जैन धर्म में केवल का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति से। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा आगे जा चुका है, यहां तक हमें यहां से पढ़ना था, क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत आगे जा चुका था। क्वेश्चन कल हमने 150 क्वेश्चन तक पढ़े थे, इसके बाद हम इसको पढ़ना है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के वैशाली शर्मा, नमस्कार वैशाली, नमस्कार। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ। याद रखना, पार्श्वनाथ जो थे और अरिष्टनेमी जो थे वो 22 में थे, पार्श्वनाथ 23 में थे और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम जैनियों के गुरु थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते ही रहा। क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है जैन त्रिरत्न में शामिल नहीं है, इनकी जैनियों में शामिल ना होने वाला एक यहाँ पर एक बाग कौन सा है? तो मेरे भाई जल्दी से बताओ। जिसने चैनल को देखो, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लिया करो। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दिया करें। ठीक, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है ना। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, याद रखना सम्यक ज्ञान, सबको बराबर ज्ञान देना ये जैनियों की ऋषि मुनियों का काम है। सम्यक दर्शन, सबको बराबर देना दर्शन, सबको बराबर आचरण करने की बात है। लेकिन जैनियों का एक त्रिरत्न यहाँ पर नहीं है, कौन सा? वो नहीं है आपका सम्यक धर्म। सम्यक धर्म यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो ये यहाँ से आपको हटाना है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, महावीर स्वामी का जन्म एवं मृत्यु कहाँ हुई? महावीर स्वामी का जन्म एवं मृत्यु कहाँ हुई? ये क्वेश्चन आपको बताना है। क्या हो गया? आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज क्लियर आ रही है ना? आवाज क्लियर सबको सही आ रही है? आवाज सबको सही आ रही है क्या?
आ तो रही है प्रिया क्लियर? चलो ठीक है। ठीक, तो ठीक, महावीर स्वामी का जन्म और मृत्यु कहाँ हुई? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था राजगीर में, कुंडलवन में, पावापुरी में। याद रखना ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडगांव में और मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी, जन्म कुंडलगांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते ही रहा। महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के मगध किस साम्राज्य के समकालीन थे? महावीर स्वामी गौतम बुद्ध मगध साम्राज्य के किस राजा के समकालीन थे? तो याद रखना शिशुनाग नहीं था, नंद वंश नहीं था, मौर्य वंश नहीं था, हर्रक वंश के राजाओं के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? हर्रक वंश, यानी कि हर्रक वंश के राजाओं के, चाहे तो वो बिंबिसार हो चाहे आपका अजातशत्रु हो। अजातशत्रु बिंबिसार के समय थे। संजीवन का आंसर सही है, 153 का आंसर सी सही है। सब बच्चों का सी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते ये रहा, ये मैंने क्वेश्चन करा दिया। अगला क्वेश्चन ये रहा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? निशा झा नमस्कार बेटा, नमस्कार। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। याद रखना, अरे सिद्धार्थ नहीं था, सिद्धार्थ तो गौतम का था, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनारा, सारनाथ, गया या लुम्बिनी? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। याद रखना भाई, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सारनाथ में पहले उपदेश दिए थे, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी और गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। संजीवन का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गौतम बुद्ध की प्रमुख भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध की प्रमुख भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध की प्रमुख भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के टाइम की जो भाषा थी वो पाली थी। गौतम बुद्ध की जो भाषा थी वो पाली थी। गौतम बुद्ध की भाषा पाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? भाई गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। संजीवन का आंसर सही है, विनीत का आंसर सही है, वैशाली का सही है, निजान पांडे का सही है, सब लोगों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते ही रहा, महावीर स्वामी जैन पंचव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा था? जैन पंचव्रत जो थे, जैनों के 5 वाक्य थे, जैनों के जो 5 बातें थी उनमें से महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा था? याद रखना, जैनों के जो 5 व्रत थे उनमें महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। महावीर स्वामी ने डी, यानी महावीर स्वामी ने 1 जोड़ा था ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने जोड़ा था डी अर्थात ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते ही रहा, जैन धर्म प्रथम जैन संगति दिगंबर और श्वेतांबर में बटा था। यह संगति किस राजा के शासन काल में हुई थी? जैनों की वह संगति बताओ जिनमें जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर।
वह किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो ये कह रहे हैं बी। नहीं, कनिष्क के शासनकाल में नहीं हुआ था, अशोक में नहीं हुआ था, अजातशत्रु में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। निशांत का आंसर सही है। ठीक है, प्रिया तो अशोक नहीं है, अशोक ने तो बौद्ध धर्म अपनाया था। प्रिया किस दिशा में जा रही हो आप? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जैन धर्म में आगम क्या है? जैन धर्म में आगम क्या धार्मिक स्थान है, क्या धार्मिक अनुयायी है, क्या धार्मिक ग्रंथ है, क्या धार्मिक शाखाएं हैं? तो जैनियों की भाषा में आगम का मतलब क्या होता है? तो जैनियों की भाषा में आगम का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथों से। किस चीज से होता है? धार्मिक ग्रंथों से। ये रहा अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने संबंधित स्थानों में सम्मिलित नहीं है। गौतम बुद्ध के संबंधित स्थानों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बिहार बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बिहार के बोध गया में। धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में हुआ था गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी इन्होंने, बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी और महापरिनिष्क्रमण मृत्यु हुई थी कुशीनारा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। गौतम बुद्ध संघ की स्थापना जो गई थी वो सारनाथ में करी थी, ना कि श्रावस्ती में। कहाँ करी थी? सारनाथ में, सारनाथ में करी थी, ना कि श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण करी थी? तो याद रखना, गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करी थी अलार कलाम से। अलार कलाम से याद रखना, गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करी थी। अलार कलाम से गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है, इनमें से कौन एक जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है? तो याद रखना, अनात्मवाद जैन धर्म का एक सिद्धांत नहीं है। सहस्रवाद, कायाकलेश और अनेक आत्मवाद का सिद्धांत जो जैन धर्म के हैं। बस अकेला अनात्मवाद का सिद्धांत नहीं है। याद रखना, अनात्मवाद का सिद्धांत जैन धर्म में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवक चिंतामणि तिरुवल्लुर का कुराल किस भाषा के जैन ग्रंथ हैं? जीवक चिंतामणि तिरुवल्लुर का कुराल किस भाषा के ग्रंथ हैं? तो ये तीनों के तीनों तमिल भाषा के ग्रंथ हैं। ध्यान करना, जीवक चिंतामणि तिरुवल्लुर का कुराल तमिल भाषा में लिखे गए जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कलिंग नरेश खारवेल ने किस धर्म को पूर्वी भारत में प्रसारित किया? कलिंग नरेश जो खारवेल था उसने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया? जल्दी से बताओ। कलिंग नरेश खारवेल ने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया था? कलिंग नरेश खारवेल ने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया था? तो याद रखना, कलिंग नरेश खारवेल ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था और इसका एक अभिलेख है हाथी गुफा। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। कलिंग का मतलब यहाँ पर है उड़ीसा से। उड़ीसा का राजा था कलिंग। कलिंग मतलब उड़ीसा का राजा था ये, ठीक है, खारवेल। अगला है बौद्ध संघ में शामिल प्रथम महिला का नाम क्या है? बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला का नाम बताएं।
बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला गौतमी थी, जो उनकी सौतेली माँ थी। गौतम बुद्ध की ये सौतेली माँ अर्थात मौसी थी। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ अर्थात मासी थी, याद रखना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डाकू गौतम बुद्ध का शिष्य बना? कौन सा डाकू गौतम बुद्ध का शिष्य बना? कटकटा, तो कटकटा डाकू नहीं था। हरिकेन भी डाकू नहीं था। जीवक भी डाकू नहीं था। अर्थात अंगुली माल करके जो डाकू था वो गौतम बुद्ध के समय सबसे चर्चित डाकू था, और अंगुली माल गौतम बुद्ध का शिष्य बना था। याद रखना इस चीज को। और एक चीज और याद रखना, गौतम बुद्ध के शासन काल में एक वेश्या रहती थी। गौतम बुद्ध के शासन काल में एक वेश्या रहती थी जिसका नाम था आम्रपाली। हाँ, आम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा। बुद्ध घोष रचित दीपवंश और महावंश में कहाँ का इतिहास मिलता है? बुद्धों की जो ग्रंथ हैं, बुद्धों के जो ग्रंथ हैं दीपवंश और महावंश, बौद्धों के जो ग्रंथ हैं दीपवंश और महावंश, इसमें किस जगह का इतिहास मिलता है? तो याद रखना, कश्मीर का इतिहास नहीं मिलता, बर्मा का इतिहास नहीं मिलता, सुमित्रा का इतिहास नहीं मिलता। यहाँ पर श्रीलंका की एक जाति है सिंगली। श्रीलंका की सिंगली जाति का इतिहास इसमें मिलता है। श्रीलंका की सिंगली जाति का इतिहास दीपवंश महावंश में मिलता है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। मोहन लोधी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बौद्ध धर्म में बुद्ध के उपदेशों का संकलन 3 भागों में किया गया, जो कहलाते हैं, यानी कि गौतम बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए उनको 3 भागों में इकट्ठा किया गया है, जो क्या कहलाते हैं? नंबर 1 त्रिपिटक, नंबर 2 त्रिरत्न, नंबर 3 त्रिवाचा, नंबर 4, तो याद रखना त्रिकथन नहीं है, त्रिवाचा नहीं है और त्रिरत्न भी नहीं है। याद रखना, इनको त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर ए, इनको अरे प्रिया, क्यों गलत सलत आंसर देती रहती हो? त्रिरत्न तो उनके अलग हैं, बुद्ध धर्म और संघ, बुद्ध धर्म और संघ त्रिरत्न है। त्रिपिटक की बात कर रहा है, ध्यान करना। गौतम बुद्ध के जितने भी उनके द्वारा दिए गए उपदेश हैं वो त्रिपिटक नाम के ग्रंथों में समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? तो याद रखना, बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और जन्म भी हुआ था और इनकी मृत्यु भी हुई थी। बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध को ज्ञान, जन्म और मृत्यु तीनों हुई थे, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा भैया इसका। बुद्ध धर्म का सिद्धांत नहीं है, इन 4 में से कौन एक बुद्ध धर्म का सिद्धांत नहीं है? इन 4 में से कौन एक बौद्ध धर्म का सिद्धांत नहीं है? 4 अर्थ सत्य, 4 आर्य सत्य, ये भी गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की बात कही है। याद करना, ये भी उनके द्वारा दिया गया है। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत भी गौतम बुद्ध का है। प्रत्युत्तर समुत्तरवाद भी, यानी प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, ये भी इनका है। आत्मवाद का सिद्धांत नहीं है। याद रखना, 172 संजीवन डी नहीं, गौतम बुद्ध ने कहा था प्रतीतवाद, यानी प्रत्युत्तर समुत्तरवाद का सिद्धांत, प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, ये गौतम बुद्ध ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसने भी अभी लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करें भाई, आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें। क्लास को लाइक नहीं किया, आप चीज को समझते ही नहीं हो। क्लास को लाइक करो भाई।
गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी की मृत्यु, गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी की मृत्यु किस महाजनपद की दो राजधानियों में हुई? गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी की मृत्यु किस महाजनपद की दो राजधानियों में हुई? तो याद रखना, मल महाजनपद की दो राजधानियां थी, पावापुरी और कुशीनगर। पावापुरी कुशीनगर मगध जनपद की दो राजधानियां थी, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, कौन सी गणका यानी वैश्या, गणका यानी वैश्या, कौन सी गणका अर्थात वैश्या गौतम बुद्ध की शिष्या बनी? इनमें से कौन सी गणका? देखो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बात करी थी, पिछले क्वेश्चन में बोला था कि एक वैश्या थी जो गौतम बुद्ध के शासन काल में रहती थी, उनकी शिष्या भी बनी थी। तो याद रखना, लाजवंती नहीं है, कामप्रिय नहीं है, जयमाला नहीं है, आम्रपाली नाम की वैश्या, आम्रपाली नाम की वैश्या गौतम बुद्ध की गणका अर्थात शिष्या बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में कब हुई? पहली बौद्ध संगति भारत में राजगृह में कब हुई? पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासन काल में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासन काल में 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में किस शासक के शासन काल में हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय वहां का राजा कौन था? तो ध्यान रखना, अशोक था। अशोक के शासन काल में 251 ईसा पूर्व में, या कभी कभी 255 भी जाता है, वहां पर बौद्ध संगति हुई थी तीसरी। याद रखना इस चीज को। दूसरी हुई थी कालाशोक के समय, याद रखना। पहली हुई थी अजातशत्रु के समय, और तीसरी और चौथी आज लास्ट में हुई थी कनिष्क के समय। ठीक है, एक 177वां क्वेश्चन, 100 ईस्वी में कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में बट गया था, हीनयान महायान शाखा में बट गया था बौद्ध धर्म संगति के टाइम पे, वो कहाँ हुआ था? तो याद रखना, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क के शासन काल में हुई थी, और कुंडलवन जम्मू कश्मीर, बहुत बढ़िया वैशाली, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में ये बौद्ध संगति हुई थी। यहाँ पर समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला, बुद्ध चरित्र की रचना किसने करी? बुद्ध चरित्र नाम का जो ग्रंथ था उसकी रचना किसने करी? तो याद रखना, बुद्ध चरित्र की रचना की थी वो करी थी अश्वघोष ने। अश्वघोष करके एक विद्वान था जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। संजीवन, बुद्ध चरित्र की रचना बुद्धघोष नहीं है, वसुमित्र नहीं है, महाकश्यप नहीं है। अरे ओमकार लाल भाई, ओमकार लाल भाई, इसका ऑप्शन का आंसर ए है। आप गलत क्यों बता रहे हैं? बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष नाम के व्यक्ति ने करी थी, विद्वान कवि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की शाखा यानी बौद्ध धर्म की शाखा जो तंत्र मंत्र जादू टोना शक्ति में विश्वास करती है वो कौन सी? यानी बौद्ध धर्म की वो शाखा बताओ जो तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत इन सब चीजों में विश्वास करती है। उसका नाम है वज्रयान। वज्रयान बौद्ध धर्म को मानने वाली एक शाखा थी, या बौद्ध धर्म की एक शाखा थी जो जादू टोना भूत प्रेत वशीकरण से संबंधित थी, इन सबको मानती थी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया? इनमें से कौन सा राजा था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया? तो याद रखना, इसके ऑप्शन यहां पर फिर गलत हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन यहां पर गलत हैं, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ये चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। याद रखना, जो हमारा जिसने टाइप किए हैं उसका दिमाग थोड़ा सा सटक गया होगा लिखते समय। पहला ऑप्शन क्या है? उसका नाम है प्रसन्नचित। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, प्रसन्नचित। दूसरा जो ऑप्शन है वो है खारवेल। तीसरा जो ऑप्शन है वो है अशोक। चौथा जो ऑप्शन है वो है अजातशत्रु। ये चार राजाओं में से बताओ कौन सा राजा था जिसने बौद्ध धर्म को नहीं माना। ये चारों ऑप्शन गलत है, इनको हटा लो। ठीक है, तो देखो, प्रसन्नचित ने बौद्ध धर्म अपनाया था, अशोक ने अपनाया था, अजातशत्रु ने। खारवेल नाम का जो व्यक्ति था, खारवेल नाम का जो व्यक्ति था, इसने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था। इस व्यक्ति ने जैन धर्म को अपनाया था। किसको अपनाया था? जैन धर्म को मानने वाला राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा आपके सामने। छठवीं शताब्दी में, यदि छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कितने महाजनपद थे? छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कितने महाजनपद थे? तो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में जनपदों की टोटल जनसंख्या थी 16, यानी कि 16 महाजनपद थे। कितने भाई? 16 महाजनपद थे इस समय। अवंतिका किसका प्राचीन नाम है? अवंतिका किसका प्राचीन नाम है? अवंतिका किसका प्राचीन नाम है? तो अवंतिका याद रखना उज्जैन का प्राचीन नाम है। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, मगध वंश, मगध के प्रारंभिक राजवंशों का सही क्रम बताओ। तो मैंने कल तुम्हें याद कराया था एक ट्रक याद कराया था। वह सनम, बा से बैद्रथ, हार से हर्रक, सा से शिशुनाग, ना से नंद, मां से मौर। तो बैद्रथ, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कुलिक किसे कहा जाता है? कुलिक किसका नाम है? कुलिक किसका व्यक्ति का उपनाम है? कुलिक, कुलिक अजातशत्रु का उपनाम है। याद रखना, कुलिक अजातशत्रु का उपनाम है। बिंबिसार का उपनाम है श्रौनिक। बिंबिसार का उपनाम श्रौनिक है। याद रखना, उद्यन का उद्यनी है, धरान का घरानंदी है और अजातशत्रु का है कुलिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुलिक। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नाम के शहर की स्थापना किसने करी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? तो याद रखना, पाटलिपुत्र की स्थापना उद्यान ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? उद्यान ने करी थी। अरे दीप्ति, अशोक ने नहीं करी, अशोक ने नहीं की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उद्यान ने की थी। ठीक, पाटलिपुत्र की स्थापना उद्यान, जो वर्तमान में पटना शहर है, जो वर्तमान में पटना शहर है, उस ध्यान करना वही। अवंती को मगध का हिस्सा बनाने वाला शासक कौन था? अवंती उज्जैन को मगध का हिस्सा बनाने वाला शासक कौन था?
यानी कि अवंती को मगध का शासक, अवंती को अपने राज्य मगध राज्य में मिलाने वाला शासक कौन था? तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। ये एक शिशुनाग था, शिशुनाग वंश का जो राजा था, शिशुनाग वंश का राजा था शिशुनाग। इसने अवंती को मगध साम्राज्य में बनाया था, मिला लिया था। मतलब पितृहंता या पितृघातक वंश के नाम से किसे जाना जाता है? पितृघातक या पितृहंता वंश के नाम से किसे जाना जाता है? तो हर्रक वंश को पितृघातक या पितृहंता वंश कहा जाता है। हर्रक वंश, वही हर्रक मतलब बिम्बिसार अजात शत्रु वाले जो वंश थे। नेक्स्ट की ओर चलो। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? घनानंद का नहीं था, घनानंद से तो बदला ले रहा था। अशोक का नहीं था, सभी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था कौटिल्य। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिका नाम की ग्रंथ की रचना किसने करी थी? यानी मैक इंडिका की रचना करी थी मैकस्थनीज ने। यह किसके दरबारी दूत था? यानी मैकस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मैकस्थनीज जो व्यक्ति था ये किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। घनानंद की हत्या करने का मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी? घनानंद की हत्या करने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना चंद्रगुप्त ने। किसने करी थी? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने करी? अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है ये राजनीति का ग्रंथ है। राजनीति का ग्रंथ है, इसकी रचना करी थी कौटिल्य। कौटिल्य का मतलब होता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का मतलब होता है चाणक्य। अमित्रघात कौन कहलाया? अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से किसको जाना जाता है? बिंदुसार, अशोक, बिम्बिसार, तो अमित्रघात की उपाधि किस राजा की है? अमित्रघात की उपाधि है बिंदुसार की। अमित्रघात की उपाधि बिंदुसार की है। संजीवन का आंसर सही आया। ये लड़का बहुत ज्यादा आंसर सही देता है। बिम्बिसार, दीप्ति का आंसर आ गया बिम्बिसार, दिव्या का, वैशाली, सबका आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 271 ईसा पूर्व, 361 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 261 ईसा पूर्व? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था बेटा 261 ईसा पूर्व। अरे 361 ईसा पूर्व नहीं था संजीवन। अभिपाल 261 ईसा पूर्व है भाई, 261 ईसा पूर्व। कब? 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा किससे ली? अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा किससे ली थी? अशोक ने बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ली थी तो गुरु किसको बनाया था? तो याद रखना, उपगुप्त को अशोक ने गुरु बनाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। उपगुप्त को गुरु बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक मत का संप्रदाय कौन था? यानी आजीवक मत की स्थापना किसने की थी? आजीवक मत की स्थापना किसने करी थी? ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। मखली पुत्र घोषाल ने, ये क्वेश्चन कई बार आता है। बुद्ध का शिष्टा मखली पुत्र घोषाल, मखली पुत्र घोषाल नहीं, मखली पुत्र घोषाल, ऑप्शन नंबर बी, मखली पुत्र घोषाल बौद्ध का शिष्टा जिसने आजीवक मत की स्थापना करी थी, और इसी आजीवक मत को अपनाने वाला राजा था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो याद रखना 305 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने हराया था। याद रखना, उसकी लड़की से शादी कर ली थी। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र मौर्यकालीन ग्रंथ है। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है मौर्य काल का ग्रंथ है। इसका संबंध किससे है? क्या धार्मिक ग्रंथ है या फिर आर्थिक ग्रंथ है या वैज्ञानिक? याद रखना मेरे भाई, ये राजनीतिक ग्रंथ है। कौन सा है? राजनीतिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अशोक के मेरठ और टोपरा के स्तंभ लेखों को किसने दिल्ली में स्थापित करवाए? अशोक के जो स्तंभ हैं टोपरा मेरठ, इसको याद रखना दिल्ली में किसने रखवाए? तो यहां पर मेरे भाई ये ऑप्शन फिर गलत है। ये ऑप्शन एक भी नहीं है यहां पर, ये ऑप्शन यहां पर एक भी नहीं है। यहां पर अशोक के मेरठ और टोपरा के स्तंभ को लेख को दिल्ली में रखवाने वाला जो राजा था उसका नाम क्या था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इनको दिल्ली में रखवा लिए थे। गलत है, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़े, अशोक के समय मगध साम्राज्य में चक्र अर्थात प्रांतों की संख्या कितनी थी? अशोक के समय मगध में साम्राज्य चक्र आदि प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो अशोक के समय टोटल जो प्रांत थे वो भाई 4 थे। कितने प्रांत थे? 4 प्रांत थे। अशोक के शासनकाल में मगध साम्राज्य पूरे 4 चक्रों में बटा था, 5 चक्रों में बटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के किस अंतिम शासक की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी? तो याद रखना मौर्य वंश का सबसे अंतिम जो शासक था वो था बृहद्रथ मौर्य। कौन सा था? बृहद्रथ मौर्य। बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ध्यान करना, विदिशा को राजधानी बनाती हुई ब्राह्मण धर्म के अनुपालक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग की राजधानी कहां थी? कलिंग की राजधानी क्या थी? 202 क्वेश्चन।
कलिंग की राजधानी कहां थी? तो याद रखना कलिंग की राजधानी थी तोसली। तोसली उड़ीसा में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पतंजलि अर्थात योग दर्शन पतंजलि अर्थात योग दर्शन एवं महाभास नाम के लेखक किस शासक के दरबार में रहते थे जिनका नाम था पतंजलि? तो मेरे भाई प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जरा कुछ बोलते भी जाया करो। तो याद रखना पुष्यमित्र शुंग किसके शासन काल में? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में। मोहन लोधी आंसर डी दे रहा है लड़का, मोहन आंसर दे रहा है डी, जबकि आंसर है इसका बी, पुष्यमित्र शुंग। रामकिशन लोधी दे रहा है आंसर बी, बहुत बढ़िया बेटा रामकिशन। संजीवन भी दे रहा है, ठीक। दिव्या भी दे रही है, इसके बाद वैशाली भी दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। शुंग वंश की राजधानी थी, शुंग वंश की राजधानी कहां थी? शुंग वंश की राजधानी कहां थी? उज्जैन, पाटलिपुत्र, विदिशा, मथुरा। ना तो मथुरा थी, ना पाटलिपुत्र थी, ना उज्जैन थी। याद रखना विदिशा थी। कहां थी? विदिशा। हाँ, तो विदिशा इनके शासनकाल की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शुंग शासक कालिदास के एक नाटक का पात्र था? कौन सा इनमें से कौन सा एक शुंग शासक था जो कालिदास के नाटक का एक पात्र बनाता? कालिदास ने अपने नाटक में उनका वर्णन किया है। तो याद रखना अग्निमित्र। कौन थे? अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्रम, आपने नाम सुना होगा। मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है, याद रखना। तो अग्निमित्रम थे राजा। प्रथम बार भारत में बैक्टीरिया के यूनानियों का आक्रमण किसके समय हुआ? भारत में पहली बार बैक्टीरिया के यूनानियों का अटैक किन राजाओं के शासन काल में हुआ था? तो याद रखना भारत में जब अटैक हुआ था उस समय पुष्यमित्र शुंग का शासन चल रहा था। पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के राजा। सभी शुंग वंश के राजा, ये भी शुंग वंश का है, ये भी शुंग वंश का राजा है, ये भी शुंग वंश का राजा है। लेकिन पुष्यमित्र शुंग का शासन चल रहा था जिस समय बैक्टीरिया के यूनानियों ने अटैक किया था। नेक्स्ट, सांची के अशोककालीन स्तूप पत्थर की रेलिंग का निर्माण किया किसने कराया था? सांची जो एक आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में एक जिला भी है, वहां पर गौतम बुद्ध की बना हुआ वहां पर स्तूप है, उसमें रेलिंग जो बनवाई थी वो किसने बनवाई थी? तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने रेलिंग का निर्माण कराया था। किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने वहां पर रेलिंग का निर्माण कराया था। देखो कौन को कितना गलत आंसर दे रहा है। संजीवन भी डी दे रहा है, के डी दे रहा है। पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा काम किया था। क्वेश्चन नंबर 208। इंडो यूनानी शासक एटेलसाइज का दूत हेलियोडोरस विदिशा में किस शुंग के दरबार में आया था? याद रखना किस शुंग राजा के दरबार में आया था? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भागवत नाम का राजा था। याद रखना ये भागवत नाम का राजा था। इस भागवत नाम के राजा के शासन काल में ये शुंग व्यक्ति भारत आया था। ठीक, किस राजा के शासन काल में? भागवत नाम के राजा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हेलियोडोरस विदिशा में जो आया था वो भागवत नाम का राजा था शुंग वंश का, उसके शासन काल में। शुंग शासकों का धर्म क्या था? मौर्य की भांति बौद्ध धर्म को अपनाया, या फिर ब्राह्मण धर्म था, या फिर यूनानी धर्म था? तो याद रखना शुंग शासक जो थे वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग थे।
शुंग शासकों ने ब्राह्मण धर्म को माना है। याद रखना, शुंग शासकों ने ब्राह्मण धर्म को माना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। खारवेल कहां का शासक था? खारवेल कहां का शासक था? तक्षशिला, मथुरा, मगध या कलिंग? तो खारवेल जो राजा था वो कलिंग का शासक था। खारवेल जो राजा था वो कहां का शासक था? कलिंग का शासक था। कलिंग मतलब उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुफा अभिलेख संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। हाथी गुफा जो अभिलेख है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती नाम का जो लेखक है किसने लिखा था? गाथा सप्तशती लिखी थी हाल करके एक व्यक्ति था जिसने गाथा सप्तशती लिखी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, लाइक करो सब भाई, लाइक करो, शेयर करो, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाओ। सातवाहन शासकों द्वारा निर्मित कार्ले का चैत्य किस राज्य में है? यानी कि सातवाहन के द्वारा बनाया हुआ कार्ले का चित्र, याद रखना मेरे भाई, ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। किसी भी व्यक्ति का आंसर सही नहीं आ रहा। अब किसी व्यक्ति का आंसर अब सही नहीं आ रहा है। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शक्तिशाली शासक था? गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शक्तिशाली शासक था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी आंध्र प्रदेश के सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसका था सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी। शक शासक नहपान, यहां नहपान लिखा है, को हराकर किसने सिक्के पर अपना नाम खुदवाया था? तो याद रखना गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो व्यक्ति था इसने शकों को और नहपान को हराकर अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। याद रखना ये दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी हुआ करता था। किस वंश के साम्राज्य में पुरुष ब्राह्मण जबकि महिला बौद्ध मतावलंबी थी? किस वंश के शासन काल में पुरुष ब्राह्मण और महिला बौद्ध हुआ करती थी? आंध्र प्रदेश। आंध्र वंश के साथियों को कुछ क्वेश्चन आपको अलग अलग मिल रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े, वो आज ही पढ़ रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से रिपीट कर करके इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते जाना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदिशा का हेलियोडोरस व गरुड़ स्तंभ किसने बनवाया था? किस शासन काल में बना? विदिशा का गरुड़ स्तंभ। तो याद रखना ये शुंग शासनों के टाइम पे हुआ, यानी हम ये कह सकते हैं शुंग काल में हुआ। किस काल में हुआ? शुंग काल में, या शुंग काल के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पे कब बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पे बैठा था 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पे बैठ गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठ गया था। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी और जैन धर्म को अपना लिया था। कहां अपने प्राण त्यागे? और जैन धर्म के अनुसार इसने अपने प्राण कहां छोड़ दिए थे? तो याद रखना ये चंद्रगिरी पर्वत पड़ता है कर्नाटक में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नाम के स्थान पर
श्रवणबेलगोला नाम के स्थान पर कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में इसने अपने प्राण त्याग दिए थे जैन धर्म के अनुसार। किसके अनुसार? जैन धर्म के अनुसार इसने अपने प्राण त्याग दिए थे। याद रखना कब? 298 ईसा पूर्व। 298 ईसा पूर्व में जैन धर्म के अनुसार इसने अपने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221। चंद्रगुप्त किसकी सहायता से नंद वंश को समाप्त कर मगध का साम्राज्य बनाता? यानी कि चंद्रगुप्त ने किसको हरा दिया था और हराने के बाद मगध का साम्राज्य बन गया था? तो चंद्रगुप्त याद रखना, चाणक्य उसी व्यक्ति का नाम है, कौटल भी उसी व्यक्ति का नाम है और विष्णुगुप्त भी उसी व्यक्ति का नाम है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऋतु शर्मा, दिव्या शर्मा, वैशाली शर्मा, बहुत से बच्चों का आंसर सही दिशा में जा रहा है। अशोक शासक बनने से पहले मगध के किस प्रांत का कुमार या राजपाल था? अशोक शासक बनने से पहले मगध के किस प्रांत का राजकुमार या फिर कुमार था? तो याद रखना अवंती का। कहां का था? अवंती, अवंती का राजकुमार था। और तक्षशिला का, अवंती और तक्षशिला दोनों का था। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक। अशोक शासक बनने से पहले मगध के किस प्रांत? तो तक्षशिला और अवंती दोनों का राजकुमार हुआ करता था। अर्पित भी पढ़ रहा है साथ में, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यहां पर देखो, कलिंग युद्ध विजय का उल्लेख अशोक के किस बृहत शिलालेख से प्राप्त हुआ? अशोक के कलिंग की जानकारी, अशोक के कलिंग युद्ध की जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त हुई थी? तो अशोक के कलिंग की जो जानकारी थी ये अशोक का 13वां शिलालेख था। अशोक का 13वां शिलालेख था और ये अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख भी है और इसी से इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। दिव्या, संजीवन, बहुत बढ़िया बेटा, सबका आंसर आ रहे हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा एवं किस लिपि में लिखे गए? अशोक के जो अधिकांश शिलालेख थे वो किस भाषा लिपि? तो याद रखना, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था लेकिन भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट, अशोक द्वारा स्थापित नगर कौन सा है? अशोक के द्वारा बनाया गया, तो याद रखना अशोक ने ललित पाटन नेपाल में है, ये भी बनाया था। अशोक ने श्रीनगर कश्मीर में है, ये भी बनाया था। तो ये यहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, दोनों। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में दोनों, यानी कि बी और सी दोनों। अशोक ने श्रीनगर की भी स्थापना करी थी और अशोक ने ललित पाटन जो नेपाल में पड़ता है उसकी भी स्थापना अशोक ने ही करी थी। नेक्स्ट, जूनागढ़ की सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के समय हुआ? जूनागढ़ की सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के समय हुआ था? तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले 1837 में, कल भी क्वेश्चन आया था, 1837 में किसने सफलता प्राप्त करी थी? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस करके व्यक्ति था, इसने 1837 में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी।
इसके बाद अगला आता है मध्य प्रदेश स्थित अशोक के किस अभिलेख से उसका नाम अशोक मिलता है? रूपनाथ, गुर्जरा। तो याद रखना रूपनाथ है, गुजरा है, या फिर आगे लिखा हुआ है ये दोनों है, या फिर तो दतिया में जो गुर्जरा अभिलेख पड़ता है उससे उसका नाम अशोक मिला है। याद रखना मास्की पड़ता है हैदराबाद में, तो मास्की हैदराबाद में और गुर्जरा दतिया में, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठारह सौ सैंतीस में अशोक के शिलालेख पढ़ने के बाद अशोक के स्थान पर उन्हें राजा तिस के शिलालेख समझ गया था। यह तिस राजा कहाँ का था? तो मुझे बताओ, ये जो तिस राजा था ये श्रीलंका का था। अशोक के शासन काल में एक राजा श्रीलंका का भी था, उसका नाम भी अशोक था, तो इसलिए सब लोग उसको अशोक समझ बैठते थे। तो याद रखना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? अशोक के द्वारा निर्मित बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? तो अशोक के द्वारा निर्मित बराबर की गुफाएं बिहार में हैं। याद रखना अशोक के द्वारा निर्मित बराबर की गुफाएं बिहार में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का कौन सा लघु स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है? अशोक का कौन सा लघु स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है? सारनाथ, सांची, महाश्यान या सोहगौरा? तो सारनाथ जो स्तंभ है वो अशोक का जो स्तंभ सारनाथ है वहां से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक के जाने के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो अशोक के जाने के बाद दशरथ नाम का जो राजा था वो याद रखना इस वंश का उत्तराधिकारी बन गया था। बहुत बढ़िया, संजीवन का आंसर सही है, ऋतु शर्मा गलत। दिव्या का आंसर सी, दिव्या शर्मा का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त एवं अकबर से संबंधित लेख भी है? अशोक के किस स्तंभ पर या लेख पर समुद्रगुप्त एवं अकबर के संबंधित लेख भी है? तो याद रखना ये जो लेख है वो है कौशाम्बी प्रयागराज। कौशाम्बी पड़ता है प्रयागराज, कौशाम्बी प्रयागराज में है। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों पर अन्य नाम थे? अशोक के शिलालेखों पर अन्य नाम थे? देवप्रिय, प्रियदर्शी, बौद्धशाख। देवप्रिय, प्रियदर्शी, बौद्धशाख। तो तीनों नाम थे, देवप्रिय भी थे, प्रियदर्शी भी थे और बौद्धशाख भी थे। अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म क्या था? प्रजा के नैतिक विकास के सिद्धांत। प्रजा के नैतिक विकास के सिद्धांत अशोक का प्रमुख धर्म था। प्रजा के लिए नैतिक विकास के सिद्धांत देना अशोक का प्रमुख धर्म था। तो मेरे प्यारे भाइयों,
मेरे प्यारे भाइयों, आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है। आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है। इसके बाद कल फिर इसी टाइम पे मिलेंगे, याद रखना। यानी कि कल फिर 235 प्लस क्वेश्चन के आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और सीखते रहें। ओके बाय, गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।